डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन एवं उसकी उत्तर भारत की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बलबन के बारे में पढ़ा था। बलबन के उपरांत उसका पोता केकुबाद शासक बनता है। बलबन के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो है केकुबाद, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा। केकुबाद बलबन के पुत्र बुगरा खां का पुत्र था। हालांकि बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पौत्र के खुसरो को उत्तराधिकारी चुना था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने कूटनीति के द्वारा के खुसरो को सुल्तान बना दिया। कालांतर में के खुसरो को लकवा मार गया और उसके उपरांत तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स केकुबाद के बाद जो नेक्स्ट शासक बना वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स को अगला शासक बना दिया। 1290 में क्यूमर्स शासक बना। केकुबाद के समय केकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था। कालांतर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर प्राप्त कर शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध कर दिल्ली पर अधिकार कर खिलजी वंश की स्थापना की। क्यूमर्स के बाद जो नेक्स्ट शासक बना दिल्ली सल्तनत का वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जन्म 1266-67 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका जो पिता था शिहाबुद्दीन, उसकी युवा अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है और इसके पिता के 4 पुत्र थे, जिनका कि जो पालन पोषण है फिर जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था। चूँकि अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पिता की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी, तो अलाउद्दीन निरक्षर था। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन एकदम निरक्षर था, परंतु अस्त्र शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में उसने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे कि वह एक कुशल सैनिक बन गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह अपने 2 भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ कर दिया। खिलजी क्रांति में भाग लेने के कारण, जो खिलजी क्रांति हुई थी जिसके तहत गुलाम वंश का पतन हो जाता है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, उस दौरान खिलजी क्रांति में भाग लेने के कारण जलालुद्दीन ने सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को अमीर ए तुजक अर्थात उत्सवों का अध्यक्ष नामक पद दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने शूरवीरता का परिचय दिया और जो स्वयं अरकली खां था उसने भी सुल्तान के सामने अलाउद्दीन की प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप सुल्तान ने उसको कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी देकर पुरस्कृत किया। इसकी जो सास मल्लिका जहान और अलाउद्दीन की जो पत्नी थी, उनके कारण इसका दाम्पत्य जीवन है वो नीरस हो गया, क्योंकि वो निरंतर उनको ताने व उच्छृंखल व्यवहार करते थे और ताने देते थे। तो उसकी दिल बहलाने के लिए उसने एक प्रेमिका तलाश ली। मेहरू नाम था उसका, परंतु जब उसकी पत्नी को पता चल जाता है उसकी प्रेमिका के बारे में, तो एक दिन उसकी पत्नी ने अलाउद्दीन के सामने ही मेहरू की पिटाई कर दी
ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई और भाग्य ने भी उसका साथ दिया। इसी दौरान मलिक छज्जू का विद्रोह उठ खड़ा हुआ और विद्रोह की समाप्ति के बाद अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिल गई। इससे उसको अपनी पत्नी से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान की पुत्री ने राजधानी में ही रहने का फैसला किया। मेहरू को वह अपने साथ ले गया और उसका जीवन सुख शांति से गुजरने लगा। 1292 ईस्वी में भिलसा नगर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और वहां से प्राप्त धन से 8000 घुड़सवारों की शक्तिशाली सेना अलाउद्दीन ने तैयार कर ली, जो कि केवल उसके प्रति निष्ठावान थी। 1296 ईस्वी में सुल्तान से पूछे बिना ही अत्यंत ही गोपनीय ढंग से अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी दक्षिण भारत का राज्य था। देवगिरी वहाँ से उसको विपुल धन संपदा तथा हाथियों की प्राप्ति हुई। उस दौरान देवगिरी पर यादव वंशीय रामचंद्र देव का शासन था। तो 1296 में देवगिरी आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन को विपुल धन संपत्ति और हाथियों की प्राप्ति हुई। शायद इसी समय उसने दिल्ली का सिंहासन हथियाने की योजना बनाई होगी। योजना के अनुसार अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया। जुलाई 1296 में जब सुल्तान कड़ा पहुंचा तो अलाउद्दीन ने उसका वध कर दिया, अपने चाचा जलालुद्दीन का वध कर दिया और अपने आप को वहीं पर सुल्तान घोषित कर दिया। कड़ा में उसका राज्यारोहण हुआ, भव्य समारोह, भव्य दरबार का आयोजन हुआ और उसके जो समर्थक थे उसने अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया। इसी दौरान अलाउद्दीन ने अपने छोटे भाई अल्मास बेग को उलुग खां की उपाधि दी, मलिक हिजगुद्दीन या हिजाबुद्दीन को जफर खां की उपाधि तथा मलिक संजर जो कि मेहरू का भाई था उसको अलफ खां की उपाधि तथा मलिक नुसरत जलशेरी या जालंधरी को नुसरत खां की उपाधि से विभूषित किया। जलालुद्दीन की पत्नी मलिका जहान ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाकर सुल्तान घोषित कर दिया। चूँकि अलाउद्दीन अभी कड़ा में ही था तो जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को सुल्तान घोषित कर दिया तथा जो बड़ा पुत्र था जो अरकली खां जो कि मुल्तान का सूबेदार था वो क्रोधित हो गया और रुष्ट हो गया तथा उसने मुल्तान में ही रहने का निश्चय कर लिया। 20 अक्टूबर 1296 को विजयी अलाउद्दीन ने राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। रुकनुद्दीन अधिकांश सैनिक तथा अनुयायी अलाउद्दीन से मिलने से निराश अपनी माता मलिका जहान, अहमद चप, उलुग खां और रनिवास के साथ मुल्तान की ओर भाग गया। रुकनुद्दीन के साथ जो अधिकांश सैनिक वगैरह थे, अनुयायी थे, वो चूँकि रुकनुद्दीन ने जब देखा कि अधिकांश जो सैनिक हैं और अनुयायी है वो अलाउद्दीन से मिल चुके हैं तो इससे वो निराश हो जाता है और अपनी माता तथा अहमद चप, उलुग खां और रनिवास के साथ मुल्तान की ओर भाग गया। उसके बाद अलाउद्दीन ने बलबल के लाल महल में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया तथा अब्बुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खलजी की उपाधि धारण की। इसके बाद राजधानी पर अधिकार कर लेने के पश्चात अलाउद्दीन ने नवंबर 1296 में अपने दो सेनानायकों उलुग खां और जफर खां को मुल्तान पर आक्रमण करने हेतु भेजा। इन दोनों सेनानायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमार अरकली खां और कद्र खां, उनकी मां अहमद चप और जलालुद्दीन के दामाद मंगोल दामाद उलुग खां को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया। हांसी के निकट अरकली खां
कद्र खां, अहमद जब और उलुग खां को अंधा कर हांसी की जेल में डाल दिया और बाद में वध कर दिया जाता है इनका। मलिका ए जहान तथा अहमद जब तथा उलुग खां को दिल्ली में नुसरत खां के घर में बंदी बनाकर रखा और बाद में वध कर दिया, जबकि अरकली खां और उसके ये जो 2 पुत्र थे उनका वहीं पर पहले ही हांसी की जेल में ही वध कर दिया जाता है। अलाउद्दीन की विजय। अलाउद्दीन सिकंदर महान की भांति विश्व विजय करने और एक नए धर्म की स्थापना करने की चाह रखता था। उसकी 2 योजनाएं थी, एक तो सिकंदर की भांति विश्व विजय करना और एक नया धर्म चलाना। इसी के कारण उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। परंतु जो दिल्ली का कोतवाल था एला उल मुल्क, जो कि अलाउद्दीन का मित्र भी था, उसकी सलाह पर उसने अपनी योजनाएं त्याग दी। अलाउद्दीन की जो विजय हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय, प्रथम है उत्तर भारत की विजय। प्रथम है गुजरात विजय, जो कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने की थी। गुजरात की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा थी तथा वहाँ का शासक था बघेल राजपूत कर्ण। ये अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान था। गुजरात अभियान अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान था और अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। आक्रमणकारियों ने जो गुजरात की राजधानी थी अनहिलवाड़ा उसको घेर लिया। कर्ण की जो रानी कमला देवी थी वो उनके हाथों पड़ गई, अर्थात शत्रुओं के हाथ लग गई कमला देवी कर्ण की रानी। परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है कर्ण, बघेल राजपूत कर्ण। गुजराती ग्रंथ मैरुतंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता हाथ लगी। इसी अभियान में, जो गुजरात अभियान है महत्वपूर्ण है, इसी अभियान में खंबात अर्थात केम्बे से नुसरत खां ने हिंदू हिंजड़े मलिक काफूर, जो कि बहुत खूबसूरत था, उसको 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी, जो कि कर्ण की रानी थी, बघेल राजपूत कर्ण की रानी, उसके साथ अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और जो मलिक काफूर था उसको अपनी सेवा में रख लिया। वापसी के समय लूट के माल के बंटवारे को लेकर जालोर के निकट 9 मुसलमानों, जो कि भारत में जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमणकारी आए थे उलुग खां के नेतृत्व में, यहीं बस गए और इस्लाम ग्रहण कर लिया। उनको 9 मुसलमान कहा जाता था। तो जालोर के निकट 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का शाही सेना के द्वारा दमन कर दिया जाता है। गुजरात विजय के बाद अलप खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद है जैसलमेर विजय। अगली विजय जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी। जैसलमेर का शासक था दुद्दा और उसका सहयोगी था तिलक सिंह, जो कि पराजित हो जाते हैं। अलाउद्दीन, इस आक्रमण का कारण बताया जाता है कि इन्होंने अलाउद्दीन, जब जैसलमेर से अलाउद्दीन की सेना गुजरात की ओर जा रही थी तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लिए थे। वापस लौटते समय, गुजरात अभियान से लौटते समय खिलजी की सेना के कुछ घोड़े इन्होंने छीन लिए थे, तो इस कारण जैसलमेर पर आक्रमण किया जाता है और विजित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है रणथंबोर विजय 1300 से 1301 ईस्वी के मध्य। रणथंबोर पर चौहान वंशी हमीर देव का शासन था। हमीर देव चौहान का उस दौरान शासन था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के कारण, पहला है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन
खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजय का सपना देखने वाला सम्राट था, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा है, दिल्ली के निकट था रणथंभौर का दुर्ग और इसका सामरिक महत्व भी था क्योंकि यह दक्षिण के मार्ग में पड़ता था तथा ये दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ था और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का महत्व था सुदृढ़ता के कारण। तथा चौथा कारण है, हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता, जो 9 मुसलमानों ने विद्रोह किया था, तो उनमें जो मंगोल नेता था, विद्रोही मंगोल नेता, गुजरात से लौटते समय जो विद्रोह हुआ था अभी हमने पढ़ा, तो विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी हमीर देव ने, तथा जब अलाउद्दीन ने उसको मांगा तो लौटाने से इनकार कर दिया था। तो इस कारण 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां को आक्रमण करने के लिए भेजा रणथंभौर पर आक्रमण हेतु। शाही सेना ने इसी दौरान पहले जाइन के किले पर अधिकार कर लिया, तत्पश्चात रणथंभौर के दुर्ग को घेरा। जो मुस्लिम सेनापति नुसरत खां था वो एक पत्थर के आघात से घायल हो गया इस घेरे के दौरान। महत्वपूर्ण है कि नुसरत खां की मृत्यु किस दुर्ग के घेरे के दौरान हुई, तो रणथंभौर दुर्ग के घेरे के दौरान। तथा उलुग खां है वो पराजित हो जाता है। शुरुआती जो आक्रमण होता है नुसरत खां और उलुग खां के द्वारा, उसमें उलुग खां पराजित हो जाता है, नुसरत खां मारा जाता है। तब अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर प्रस्थान करता है। मार्ग में तिलपत नामक स्थान पर सुल्तान का जो भतीजा था अकत खां, उसने अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण कर स्वयं सुल्तान बनने का सपना देखा। अकत खां समर्थकों के साथ मारा गया। रणथंभौर पहुंच अलाउद्दीन ने घेराबंदी की और दुर्ग का घेरा 1 वर्ष तक रहा। उसके बाद इसी दौरान अलाउद्दीन के समक्ष अन्य समस्याएं भी आ खड़ी हुई। अलाउद्दीन के 2 भांजों बदायूं के सूबेदार उमर खां और अवध के सूबेदार मंगू खां ने विद्रोह कर दिया तथा हाजी मौला नामक अधिकारी द्वारा दिल्ली कोतवाल का वध करके किसी सैयद को सिंहासन पर बिठा दिया। इसी दौरान शाही सेना द्वारा विद्रोहियों को कुचलकर शांति स्थापित की गई। तो षड्यंत्रों, विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी, 1 साल की घेराबंदी से परेशान होकर अलाउद्दीन ने छल कपट से काम लेते हुए हमीर देव के 2 प्रमुख सेनापतियों रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया तथा जो राणा हमीर था वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ तथा रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तथा जो सेनापति थे हमीर देव के रणमल और रत्तीपाल, जिन्होंने विश्वासघात किया था, उनका अलाउद्दीन के द्वारा वध कर दिया जाता है तथा उलुग खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त करके सुल्तान वापस दिल्ली लौट जाता है। नेक्स्ट है चित्तौड़ विजय, जो कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने की थी। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण पहला है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार करना उसका मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन का। दूसरा, रणथंभौर का दुर्ग सुदृढ़ एवं अभेद्य था। तीसरा, जो चित्तौड़ था उसका सामरिक और भौगोलिक महत्व था क्योंकि ये मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत के मार्ग के बीच पड़ता था। तथा चौथा है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ दुर्ग पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी गई। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के समय अमीर खुसरो, जो प्रसिद्ध इतिहासकार था, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस दौरान जो चित्तौड़ का शासक था वो था राणा रतन सिंह। 8 माह तक दुर्ग की घेराबंदी रही। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है
और राजपूत लड़नाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने कत्ले-आम का आदेश दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। अमीर खुसरो ने कहा है, जो कि इसका प्रत्यक्षदर्शी था, कि एक ही दिन में 30,000 हिंदू सूखी घास के समान काट डाले गए। इसके बाद अलाउद्दीन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर उसी के नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, चित्तौड़ दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद रख दिया। तथा लेकिन कालांतर में जो रतन सिंह जो मारा गया, राणा रतन सिंह, उसका एक वंशज हमीर देव था, हमीर देव या राणा हमीर, जिसके नेतृत्व में वीर राजपूतों ने शाही सेनाओं को सदैव परेशान किया। अतः 1311 ईस्वी में सुल्तान ने खिज्र खां को चित्तौड़ से वापस बुला लिया और इसके स्थान पर अपने एक मित्र राजपूत सरदार मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। 1321 ईस्वी में जब मालदेव सोनगरा की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र बनवीर सोनगरा, या जैसा भी नाम मिलता है इसका, जैसा या राजा जैसा या बनवीर सोनगरा के समय 1326 ईस्वी में राणा हमीर सिसोदिया ने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब हम थोड़ी चर्चा रानी पद्मिनी के बारे में भी कर लेते हैं। रानी पद्मिनी की क्या कहानी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था 1540 ईस्वी में। इस महाकाव्य में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया था मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में। ये जो पद्मिनी थी ये सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। हीरामन नामक एक तोता था। उस तोते से रतन सिंह ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुन चित्तौड़ से रतन सिंह लंका जाता है। वहाँ 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद रानी पद्मिनी से राणा रतन सिंह विवाह कर लेते हैं और उसके बाद उसको साथ लेकर चित्तौड़ आते हैं। राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक होता है या फकीर होता है, जिसको एक बार रतन सिंह ने अपमानित कर दिया था। तो उस राघव चेतन ने सुल्तान अलाउद्दीन से पद्मिनी के सौंदर्य का यशोगान किया अलाउद्दीन के सामने। तो अलाउद्दीन ने रतन सिंह को पद्मिनी को शाही हरम में भिजवाने का संदेश दिया, लेकिन फिर रतन सिंह ने अस्वीकार कर दिया। तो सुल्तान क्रोधित हो जाता है और चित्तौड़ का घेरा डालता है। चित्तौड़ दुर्ग का 8 माह की घेराबंदी के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी असफल रहता है तो उसने रतन सिंह से कहलवाया कि यदि दर्पण में ही पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दिया जाए तो मैं वापस लौट जाऊंगा दिल्ली। तो रतन सिंह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब अलाउद्दीन वापस लौट रहा होता है तो लौटते समय शिष्टाचारवश राणा भी दुर्ग के द्वार तक अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए गया, लेकिन अवसर पाते ही सुल्तान ने विश्वासघात कर दिया और राणा को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। इसके बाद उसने राजपूतों को संदेश भिजवाया कि यदि वे राणा की मुक्ति चाहते हैं तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। पद्मिनी ने राणा को छुड़ाने की योजना बनाई तथा गोरा और बादल, गोरा था पद्मिनी का चाचा और बादल था उसका भाई, तो गोरा और बादल के साथ 1600 बंद पालकियों में सशस्त्र वीर राजपूत सैनिकों के साथ पद्मिनी दिल्ली जाती है और वहाँ वो पद्मिनी दिल्ली जाकर राणा रतन सिंह को छुड़ा के लेके आ जाती है। और इस अभियान में गोरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त होता है। चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवपाल के साथ युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया और उसके पार्थिव शरीर के साथ पद्मिनी सती हो गई।
सुल्तान ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस दौरान सेनापति बादल की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। ये विद्यार्थियों पद्मावत जो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसकी कथा है। तत्कालीन इतिहासकार इसामी अमीर खुसरो इब्न बतूता द्वारा इस कहानी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया इसामी खुसरो इब्न बतूता द्वारा, लेकिन बाद के फारसी इतिहासकारों अब्बुल फजल, हाजी उद्बीर, फरिश्ता आदि ने इस कहानी को सत्य माना है। राजस्थान के इतिहासकार नैन सिंह ने भी इस कहानी की सच्चाई को स्वीकार किया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर ओझा, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर के.एस. लाल और डॉक्टर कानून को, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, प्रोफेसर हबीब, ये सारे आधुनिक इतिहासकार पद्मिनी की ऐतिहासिकता को विश्वसनीय नहीं मानते, इस कथा को विश्वसनीय नहीं मानते, जबकि कर्नल टोड, डॉक्टर राय, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर दर्शत शर्मा पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सत्य स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है मालवा विजय। नेक्स्ट जो विजय थी वो थी मालवा विजय 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में आइनुल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने एक शाही सेना मालवा आक्रमण हेतु भेजी। मालवा के शासक महलक देव, उसका सेनापति जो हरचंद नाम का सेनापति, जो कि कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। महलक देव का सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध अत्यंत निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था। इन्होंने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक सामना किया और ये जो हरचंद कोका था ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। महलक देव मांडू की ओर भाग जाता है। आइनुल मुल्क ने मांडू का दुर्ग भी घेर लिया। महलक देव लड़ता हुआ मारा गया। 23 नवंबर 1305 ईस्वी को मांडू के दुर्ग पर खिलजी सेना का अधिकार हो जाता है। साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार जमा दिया जाता है। आइनुल मुल्क को मालवा का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सिवाना विजय 1308 ईस्वी। जुलाई 1308 में अलाउद्दीन द्वारा स्वयं सिवाना पर आक्रमण किया जाता है। इस दौरान जो शासक होता है सिवाना का वो है शीतल देव चौहान। सिवाना के दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है तथा मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा गया सिवाना दुर्ग को। 5 माह तक मुसलमान सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला करने के उपरांत राजपूत पराजित हो जाते हैं तथा शासक शीतल देव मारा जाता है। सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तथा रानी मैना दे के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का शासक नियुक्त कर दिया जाता है, दुर्ग का शासक नियुक्त कर दिया जाता है तथा दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया जाता है। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया जाता है। पीछे हमने पढ़ा कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया जाता है। सेनापति जो बावला था इसका शीतल देव चौहान का, इसने विश्वासघात किया था तथा जो दुर्ग में मामदेव नामक कुंड था उसमें गो रक्त मिला दिया, जिससे वो तालाब का पानी अपवित्र हो गया और पानी की कमी हो गई थी। नेक्स्ट है जालोर विजय 1311 ईस्वी। उत्तरी भारत में अलाउद्दीन का जो अंतिम आक्रमण था वो जालोर पर हुआ। इस दौरान जालोर पर कान्हड़ देव चौहान शासक था। फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में एनाउल मुल्क मुल्तानी को जालोर आक्रमण हेतु भेजा जाता है। कान्हड़ देव ने अधीनता स्वीकारी तथा मुल्तानी ने कान्हड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिया था। इस कारण कान्हड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली, फरिश्ता का कहना है। तथा जब कान्हड़ देव दिल्ली जाता है दिल्ली दरबार में, तो वहाँ अपनी स्थिति असम्मानजनक पाकर कान्हड़ देव वापस लौट जाता है। इस दौरान दिल्ली निवास के दौरान एक दिन सुल्तान ने कान्हड़ देव से
कान्हड़ देव की उपस्थिति में कहा कि हिंदू राजाओं में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। यह सुनकर कान्हड़ देव नाराज होकर वापस लौट जाता है। जब कान्हड़ देव वापस लौट जाता है दरबार से तो अलाउद्दीन नाराज हो जाता है और जालौर आक्रमण की आज्ञा दे देता है। जालौर आक्रमण के कारण थे साम्राज्य विस्तार, सामरिक महत्व। नैणसी के अनुसार, नैणसी ने एक अलग ही कारण बताया है जालौर आक्रमण का, वो है फिरोजा और विरमदेव की कहानी। फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। तो जब विरमदेव अपने पिता के साथ दिल्ली गया था, दिल्ली दरबार में, तो उसी दौरान फिरोजा विरमदेव से प्रेम करने लगी थी, लेकिन विरमदेव ने फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। तो इस कारण अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर जालौर आक्रमण का निश्चय किया। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने जालौर आक्रमण हेतु सेना भेजी। गुर्ग ने जालौर के सेनापति दहिया राजपूत बिक्का को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और जो बिक्का था सेनापति, उसने जालौर दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता बता दिया। विद्यार्थियों, एक मारवाड़ी कहावत प्रचलित है, राई का भाव रातों बीता, राई का भाव रातों बीता। ये कहावत विद्यार्थियों इसी जालौर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। ये जो बिक्का था, इसने है ना इन गुर्ग को जालौर दुर्ग में प्रवेश का जो रास्ता बताया था कि कहाँ से दुर्ग की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर है, ये पता लगाने के लिए बिक्का ने उनको एक योजना बताई कि जो राई होती है वो एक रात में ही उग जाती है। तो जहाँ राई उग जाएगी इसका मतलब वहाँ का जो रास्ता है, वहाँ दुर्ग का जो घेरा है वो कमज़ोर है। तो उस रात बहुत ही महंगे दामों में राई खरीदी गई आसपास के गाँव से, लोगों से। तो जब कोई सुबह कोई राई लेकर पहुँचा तो कहा कि राई के भाव तो रातों बीत गए। तो इस प्रकार दहिया राजपूत बिक्का के विश्वासघात के कारण जालौर के दुर्ग में प्रवेश का गुप्त रास्ता पता चल जाता है और शाही सेना ने दुर्ग में प्रवेश कर दिया। तो कान्हड़ देव और उसका पुत्र विरमदेव वीरगति को प्राप्त हो जाते हुए लड़ते हुए, तथा जो रानी जैतल देव थी कान्हड़ देव की पत्नी, उसके नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया तथा कान्हड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने अलाउद्दीन की उत्तर भारत की प्रमुख विजयों के बारे में चर्चा की, जिसके तहत हमने अलाउद्दीन की गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, सिवाना और जालौर विजय, जैसलमेर विजय इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।